नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने देश की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी सरकार द्वारा दिए गए अब की बार 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कोऑर्डिनेटर अदनान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जो सिर्फ एक जुमला है। ये वैसा ही जुमला है जैसे पूर्व के चुनाव में 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आने की बात कही गई थी, वैसे ही 400 सीट आने की बात ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने इस बात को इसलिए कहा है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जबकि जो कांग्रेस है वो संविधान का अनुयायी रही है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है और संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। अदनान ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से जातिगत जनगणना की पक्षधर है, जबकि बीजेपी उससे भागती हुई नजर आ रही है। अदनान ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आज की प्रेस वार्ता में जो एक संविधान बचाओ के ऊपर हमारा एक टाइटल है, आप सब मीडिया के साथियों का, मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग यहाँ पर आए। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। जैसे कि हमारे साथी ने पूछा भी एक कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। साथियों, आपको पता है इस समय देश एक आम चुनाव से गुजर रहा है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी बाकी है। तो ऐसे समय में आज देश में 2 विचारधारा हैं। एक गांधी की विचारधारा है जिसकी कांग्रेस पार्टी अनुयायी है, एक गॉडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आज आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी अपनी हर सभा में राजनीतिक मंचों से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक 400 सीटों का नैरेटिव पूरे देश में चलाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पहली बात तो कोई 400 सीटें जीतने नहीं जा रहे, वो सिर्फ उनका एक झूठा जुमला है। जैसा उन्होंने एक झूठा जुमला पहले दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, तो उसी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन आज वो 400 पार की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट है कि जो एक देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान हमारे देश को दिया था, जो देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, आज़ादी देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलना चाहती है। और उनके जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हैं, वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से की जा चुकी हैं कि देश के संविधान को बदला जाए। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि देश के ढांचे को बदलने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बदलने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। उस टाइम उन्होंने जस्टिस तलैया की अगुवाई में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और उसकी सिफारिशें देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब को भेजी थी कि देश के संविधान को बदला जाए। लेकिन उस समय हम लोग थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी का कि उन्होंने मना कर दिया था कि देश का राष्ट्रपति रहते हुए इस तरह की संविधान बदलने की किसी भी सिफारिश को खारिज करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग, जो वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं क्योंकि देश का जो संविधान है वो हमें 5 चीजें देता है। सबसे पहले वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। संविधान की नज़र से, कांग्रेस की नज़र से देश के सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सब लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने बहुत सारी अपनी किताबें ऐसी लिखी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी किताबों में राइट ऑफ इक्वालिटी का जिक्र नहीं किया।
दूसरी चीज़, हमारा जो संविधान है वो हमको राइट ऑफ फ्रीडम देता है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जब से सरकार बनी है कि सबको बोलने की आज़ादी हो। आपको जैसे सबको पता है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, कि देश का माहौल कैसा बनाया गया है पिछले 10 सालों में। कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, सरकारी मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी लगाई जाती है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है और वोट का अधिकार दिया गया, जो आरएसएस के किसी भी नेता की किताब में नहीं लिखा कि हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन हमारे राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, वोट का अधिकार प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से देश में समय समय पर चुनाव के ऊपर एक सवालिया निशान लगते हैं ईवीएम के ऊपर, तो वो भी एक चिंता की बात है। एक चौथी चीज़ है राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट एक वही संविधान का हिस्सा है जो इस व्यवस्था से ऊब चुका है, परेशान है। वो प्रोटेस्ट के जरिए अपनी जो है बात को समाज के बीच में रख सकता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस या शासन से, ईडी के सहारे से उनका दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह का यकीन नहीं दिलाया कि उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई वाली सरकार में क्यों जस्टिस तलैया की एक बेंच बनी थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। ना ही उन्होंने आज तक किसी को ये बताया कि हम श्वेत पत्र से अपने आप को अलग करते हैं और हम संविधान को नहीं बदलेंगे। सिर्फ वो एक बात बोलते हैं जो सिर्फ कितना उनकी बातों में सच्चाई होती है, कितनी नहीं, सारी देश की जनता जानती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी रंग के हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो उनका पिछड़ापन खत्म करने के लिए रिजर्वेशन की पक्षधर रही है और समय समय पर रिजर्वेशन देती आई है। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से बैकडोर से देश में रिजर्वेशन को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। रेलवे को अगर पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी दी गई हैं, रिजर्वेशन का फायदा तब भी हो सकता है जब आपको नौकरी मिलेंगी। आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, पोर्ट्स को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, तो कहाँ से आपको नौकरी मिलेगी? जब आपने बैंकों का निजीकरण कर दिया तो वहाँ ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सेना में आपने भर्ती होती थी, उसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। आप एक अग्निवीर योजना, एक ऐसी योजना लेकर आए जिसमें सबसे पहले देश के लिए जो मर मिटने वाले हमारे शहीद सैनिक हो जाते हैं उनको एक सम्मान मिलता था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया और उसके साथ साथ उनको ना वो सुविधाएं हैं जो और फौजियों को और जो सेना के लोगों को मिलती हैं, ना ही वो सम्मान है जो और लोगों को मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी इसके पुरजोर विरोध करती है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम रिजर्वेशन प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करेंगे, पीएसयूज को हम दोबारा से खड़ा करेंगे, क्योंकि जितने भी देश के पीएसयूज को बंद कर दिया गया है, अगर पीएसयू खड़े हो जाएंगे दोबारा तो उनमें रिजर्वेशन के माध्यम से दोबारा से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्ट सेंसेक्स। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी अक्सर ये बात कहते हैं कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं रही और उन्होंने 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उनके जस्टिस ने यही कहा था कि अगर कास्ट सेंसस हो जाता है ईमानदारी से तो लोगों को बहुत फायदा होगा। उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बाद में वो हमारे सम्मानित नेता देश के राष्ट्रपति हो गए थे। उन्होंने सारी पार्टीज को लेटर लिख के ये पूछा था कि आपकी इस बारे में क्या राय है। उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि देश में कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है और हम सब इसके समर्थन में हैं। 2019 में भाजपा के नेता राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली उजागर नहीं की है और समय समय पर वो इन चीज़ों से बचते रहे हैं। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, हम लोग इसका बिल्कुल खंडन करते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने गारंटी दी गई हैं उससे बीजेपी के लोग इतने बौखला गए हैं। हमने देश की महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने मंगलसूत्र की बात लेकर आए काउंटर रिप्लाई के लिए, ताकि देश का जो सामाजिक सौहार्द है उसको खराब किया जा सके और किसी भी तरह से जो एक चुनाव का एक अच्छा वातावरण है
इंडिया गठबंधन का झूठ बोल के उसको खराब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 1 में, यूपीए 2 में तमाम तरह की योजनाएं चलाई। हमने उसमें मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई, इंदिरा आवास योजना चलाई। इस तरह की तमाम हमारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिससे देश को फायदा मिल रहा था। लेकिन आज बीजेपी के पास 10 साल के अपने शासन में बताने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक झूठ के। आज उनका एक राजनीतिक मंच वो सजाते हैं, उस पर पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोला जाता है ताकि उनको इस तरीके का चुनाव में फायदा हो जाए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने मैनिफेस्टो वाले मामले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक वाली भूमिका अदा की, उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि उनके सिर्फ झूठ बोलने से, हमें बदनाम करने से उनका झूठ घर घर तक पहुंच गया। और उसमें जो हमने गारंटी दी है, लोग उस बात से खुश हैं। हमने कर्नाटक में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हमने हिमाचल में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हम लोगों ने जो भी वादा किया हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से हमने पूरा करने का काम किया है। रही बात देश के किसानों की, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसान आते हैं, हम लोग भी कृषि प्रधान राज्य से हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 में हम लोगों ने किसानों का 65,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव में आने से पहले कहते थे हम किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन आज आप देखिए ये देश करीब भारतीय जनता पार्टी के काले 3 अध्यादेशों के कारण 800 किसानों की बलि ले चुका है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप मंगल सूत्र की बात करते हैं तो जो 800 किसान शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके जो मंगलसूत्र आपने छीने हैं, उनके बारे में आप कभी क्यों नहीं बोलते? किसानों की शहादत आपने क्यों ली? आप अपने कुछ उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे काले अध्यादेश क्यों लेकर आए, जो आपने देश के अन्नदाता के ऊपर आपने उसकी मार मारी? आप तो ये कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज आप चुनाव में वो नारा लेकर क्यों मौजूद नहीं है? आज आपने नारा क्यों बदल दिया? आपका आज नारा वही होना चाहिए। आप तो महंगाई की बात करते थे, तो आप ये बात राजनीतिक मंचों से क्यों नहीं बताते कि आपके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल सेंचुरी क्यों मार गया? खाने का तेल का, गैस का सिलेंडर आप बताइए कहाँ पहुंच गया? सोने के भाव आप देखिए कहाँ पहुंच गए? आपने तरह तरह की ऐसे जीएसटी लगाए, कर लगाए कि आम आदमी का आज बिजनेस करना, कारोबार करना आपने मुश्किल कर दिया। तो ये सारी तमाम बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और समाज का जो एक सामाजिक सौहार्द उसको खराब करने का काम करते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उसमें जो 5 गारंटी दी हैं, ये गारंटी कार्ड हमारा है, हाथ बदले का हालात। ये हम सारे वादे जो हैं अपने पूरे करेंगे। हमने इससे पहले भी तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई हैं जो नागरिकों के हित में रही हैं, लेकिन ये है कि आज जिस तरह से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश का एक बिल्कुल माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उसके हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। और अगर देश की जनता हमें सत्ता सौंपती है, इंडिया गठबंधन को मौका देती है, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमारा चुनाव बहुत अच्छा है, तो हम सबसे पहले अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं उस पर हम पूरी तरह से बैन लगाएंगे ताकि लोगों को एक बिल्कुल रोज़गार मिले और उनकी सारी ज़िंदगी उसके काम आए। और जितने भी PSUs हैं उनको खड़ा करने का काम करेंगे, रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और महंगाई के ऊपर तो जो लोगों ने झूठे झूठे वादे बीजेपी की सरकार ने किए वो तो कम नहीं कर पाएंगे। वो अक्सर कहते थे कि जब देश की रुपए की वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री की और देश की सरकार की साख गिरती है। तो आज उनको बताना चाहिए आज देश की साख कहाँ पहुँच गई है, वो इस बारे में क्यों नहीं बात करते। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त था वो इंडिया गठबंधन को पहला विकल्प मान के देश की व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर महंगाई वाली, बेरोजगार वाली योजनाओं से और जो युवाओं के साथ जो पर्चा लीक होता है, बेरोजगारी का आलम आप देखिए, छात्राओं के साथ किस तरह बर्ताव हो रहा है, महिलाओं का किस तरह उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। तो हम लोग तो खैर इस तरह की बात नहीं करते, हम तो अपनी सिर्फ जो हमारी उपलब्धि हैं उन्हें लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है। वो मामला तो खत्म हो चुका है, उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, कल वोटिंग है, वो वहाँ के जितने भी मतदाता हैं वो उनका फैसला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं, हम तो अपना पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ के जो मतदाता हैं, हम लोग तो वहाँ के वोटर नहीं हैं, वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा।
मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।